जब मैंने ये शो देखा सत्यमेव जयते तो मेरे दिमाग में ये आया कि नहीं, कभी नहीं करना चाहिए, भ्रूण हत्या तो बिल्कुल नहीं, बहुत बड़ा पाप होता है। करना चाहिए, हम ऐसा पाप कभी भी नहीं करेंगे हमारी ज़िंदगी में। और जो भी कोई हमारे फ्रेंड्स या रिश्तेदार अगर कोई ऐसा कर रहे होंगे तो हम कोशिश करेंगे उन्हें रोकने की। जिस लोगों ने देखा है उनको तो 100% अफेक्ट हुआ है, क्योंकि मुझे हुआ है। मेरे जैसे कुछ नहीं तो 15% भी इफेक्ट होंगे तो बहुत है। लड़कियों के बगैर जिंदगी नहीं है आगे, जितना मर्जी कर लीजिए कि लड़कियां ही घर का चिराग है, लड़कियां माँ है, लड़कियां बहन है। काफ़ी लेडीज़ ऐसी होगी, काफ़ी कॉर्नर्स में, अच्छे घर में, बैकवर्ड हाउस में, रूरल्स में एंड इवन टाउन्स में जो सफ़र कर रही है काफ़ी टाइम से, बट दे विल गेट देयर मोटिवेशंस थ्रू दिस प्रोग्राम। नो, वी विल आल्सो फाइट फॉर आवर राइट्स। जो टॉपिक लिया है वो हमेशा बुक्स के थ्रू पता चलता था। आमिर खान जो कह रहे हैं, जो टॉपिक्स ले रहे हैं, बहुत ही क्रूशियल टॉपिक्स हैं जो कि एक इलिटरेट इंसान भी समझ सकता है, जो वो आगे कुछ करने से पहले उसे सोचे समझे। शो देखने के बाद मेरी ये हालत हुई कि 15 मिनट में बिल्कुल सुन्न हो गया। 25% भी अगर लोग सुधरे इससे तो हमारे समाज में इसमें बहुत आगे निकलेगा और उनका मेंटलिटी चेंज होगा। सत्यमेव जयते का क्या असर हुआ है इन आवाज़ों में दिख रहा है। और हमारे साथ खुद मौजूद हैं आमिर खान। आमिर, पिछले रविवार को जब बात हुई थी इस प्रोग्राम के बाद आपसे, जी, उस बीच तो इतना पानी बह गया और इतना असर हो गया, इसकी उम्मीद थी आपको? नहीं, मुझे ऐसी उम्मीद तो नहीं थी, बल्कि मैं आपको सच बताऊं तो प्रोग्राम जब आने वाला था और हम लोग सब सोच रहे थे लोगों को कैसा लगेगा, लोगों के दिल को छुएगा नहीं छुएगा, तो उस वक्त तो अंदाज़ा नहीं होता। और उस वक्त अगर आप मुझसे पूछते कि आप अगर किस किस्म का रिस्पांस चाहेंगे, अगर आप ऊपर वाले से ये दुआ मांग सकें और बोलें कि आपको किस किस्म का रिस्पांस चाहिए, तो अगर मैं इतना अच्छा जो रिस्पांस आया मैं उसको उस वक्त नहीं बता सकता था। इतना सोच से आगे बढ़कर रिस्पांस आया है इस शो का, लोगों का, जिस तरह से हम ट्विटर पे देख रहे हैं मैसेजेस, फेसबुक पे देख रहे हैं, जो हमें चिट्ठियाँ आ रही हैं, जो हमारे वेबसाइट पे लोग आ रहे हैं। वाकई बहुत ही जज्बाती मोमेंट है, लम्हा है। हम सब अभिनेता नहीं रहे अब आमिर खान, अब नेता बन गए। नेता उस लिहाज से नहीं, राजनेता के लिहाज से नहीं, लेकिन जी। जो समाज को नेतृत्व दे रहा है किसी मुद्दे पर, तो वो नेता ही हुआ। मैं तो अपने आप को अभिनेता ही मानता हूं और एंटरटेनर ही मानता हूं। मैं लोगों के जज्बातों के साथ जुड़ता हूं, यही मेरा काम है। मैं लोगों को हंसाता हूं, रुलाता हूं, और अपने काम के ज़रिए ही हमारी ये कोशिश रही है कि हम लोगों तक पहुंचें और कुछ अहम मुद्दे जो हर हिंदुस्तानी की ज़िंदगी से टकराते हैं वो हम लोगों के सामने लाएं, उन पे रोशनी डालें, ताकि जैसे सबसे पहले तो मुझे समझ में आए इन चीज़ों के बारे में, उसके साथ साथ लोग भी देखें और वो भी उनको भी समझ में आए। तो ये जो जिस किस्म का रिस्पांस लोगों का आ रहा है, वाकई मैंने सपने में भी नहीं देखा था कि इतना अच्छा, और मुझे बेहद खुशी होती है कि लोगों पे इतना असर हो रहा है। और मतलब सबसे बड़ा जो बदलाव है हम खुद में ला सकते हैं, और ये बात मुझसे शुरू होती है कि अगर मैं अपने आप में बदलाव ला सकूं तो सबसे बड़ा बदलाव वही होता है। देखेंगे इस कार्यक्रम के दौरान हम देखेंगे क्या असर हुआ है देश भर में। हम देखेंगे कि क्या कर रही हैं सरकारें, हमारे साथ होंगे खास मेहमान। हम देखेंगे क्या कर रहे हैं खुद लोग। आमिर खान कह रहे हैं वो अब भी अभिनेता हैं, लेकिन देश क्या कह रहा है, क्या हुआ है सत्यमेव जयते का असर, देखिए आप भी, और देख रहे हैं हमारे साथ आमिर खान भी। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आमिर खान की कोशिश से देश की सूरत बदलनी शुरू हो गई है। देश जाग रहा है और देश के कोने कोने में सत्यमेव जयते का असर साफ दिखने लगा है। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। अब आमिर खान की आवाज बन गई है देश की आवाज। सत्यमेव जयते।
इलाहाबाद में डॉक्टर का चोगा पहनकर कोख में बेटियों के कत्ल का आरोपी हरीश यादव अब सलाखों के पीछे है। सत्यमेव जयते शो देखने के बाद इलाहाबाद में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इस डॉक्टर के पास फर्जी मरीज भेजकर स्टिंग ऑपरेशन किया और पर्दाफाश किया कि कैसे ये पैसे लेकर कोख में बेटियों को मारता है। सत्यमेव जयते देखकर मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान सरकार भी जागी। भोपाल प्रशासन ने 65 नर्सिंग होमों के लाइसेंस जांच के बाद रद्द कर दिए हैं। अब इन नर्सिंग होमों में गर्भपात नहीं हो सकेंगे। प्रशासन के मुताबिक शहर के 125 में से 65 नर्सिंग होम गर्भपात कराने की जानकारी का ब्यौरा तय फॉर्मेट में नहीं दे पा रहे थे। हरियाणा सरकार कोख में बेटियों को मारे जाने के मामले में सतर्क हो गई है। अब गर्भपात करने वाले डॉक्टरों की जानकारी देने वालों को 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। यही नहीं, कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए गुड़गांव प्रशासन की ओर से एक हेल्पलाइन की शुरुआत भी की गई है। 102 नंबर पर लिंग परीक्षण जैसे गैर कानूनी काम को अंजाम देने वाले डॉक्टरों के खिलाफ शिकायत की जा सकती है। हरियाणा में गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड स्कैन अब जरूरी दस्तावेजों के बिना नहीं किया जा सकेगा। हरियाणा के अंबाला में स्वास्थ्य विभाग ने आमिर खान के कार्यक्रम सत्यमेव जयते को गांव की महिलाओं को दिखाया। मानव श्रृंखला से सत्यमेव जयते लिखकर कन्या भ्रूण हत्या रोकने की शपथ लेते ये जोधपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र हैं। लोगों ने गंगा तट पर एकजुट होकर कन्या रक्षा का संकल्प लिया। मां की कोख में ही जिन बेटियों का गला घोट दिया गया है, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई और दीप दान भी किया गया। आमिर खान की मुहिम अब देश की मुहिम बनती जा रही है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। ये मुहिम तो तभी अपने अंजाम तक पहुंचेगी जब कोख में बेटियों के कत्ल की कहानी सुननी और दिखनी बंद हो जाएगी। पिछले रविवार के बाद ये सब हो गया हमें, ये सब हो गया जो आपने देखा। इतनी चीज़ें हो रही हैं, इतनी चीज़ें हो गई हैं और देश भर से लोग जो हैं ऐसे बाहर निकल के रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि लोग जुड़ रहे हैं अपने जज्बाती तौर पे। और एक सब देश ने देखा है ये असर हुआ है, लेकिन रविवार के बाद टीवी पर आप पहली बार आ रहे हैं जी, और आपके साथ फिर देश देख रहा है कि इन 5 दिनों में हमने क्या किया। आप देश के साथ देख रहे हैं, ये आपका चेहरा बता रहा है कि आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी ऐसी। देखिए, इतना कुछ इतना जल्दी होगा हमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन बेहद खुशी है मुझे। इससे पता चलता है कि लोगों में ये कैफियत है, ये वो चाहते हैं। देखिए, हर इंसान अच्छी चीज़ ही चाहता है। हर हिंदुस्तानी अपने देश से प्यार करता है। हर हिंदुस्तानी चाहेगा कि हमारा देश बेहतर से बेहतर हो, चाहे वो आम इंसान हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो कोई भी हो। हर हिंदुस्तानी अपने देश से प्यार करता है, ये मेरा मानना है। तो लिहाजा जब कोई ऐसी चीज़ सामने आती है जिससे कि हमको लगता है कि ये हम करें तो हमारे देश को तकलीफ होगी, और इसका उल्टा करें, हम ये करें तो ये देश को इससे फ़ायदा होगा, समाज को इससे फ़ायदा होगा, हर इंसान को, हिंदुस्तानी को इससे फ़ायदा होगा, तो जाहिर है हर हिंदुस्तानी आगे बढ़ेगा। एक सेलिब्रिटी अपने इस ताकत को कैसे इस्तेमाल करता है ये दिखा दिया, या कर सकता है ये दिखा दिया है आमिर खान ने। आमिर, लेकिन ये सब असर हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपने उस शो में मांग की कि हम चिट्ठी लिखेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग करेंगे राजस्थान सरकार से, वो राजस्थान में हो रहा है फास्ट ट्रैक कोर्ट। देखिए क्या हो गया 4 दिन में ही। मैं राजस्थान सरकार को एक अर्जी भेजूंगा, एक दरखास्त भेजूंगा। वो अर्जी ये होगी कि राजस्थान सरकार मीना जी और शक्तावत जी के स्टिंग ऑपरेशन से जुड़े सारे केसेस के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए। सत्यमेव जयते में 2 पत्रकारों से किया आमिर खान का ये वादा अब पूरा हो गया। कन्या भ्रूण हत्या पर स्टिंग ऑपरेशन करने वाले पत्रकारों का केस अब राजस्थान की फास्ट ट्रैक अदालत में चलेगा।
चीफ जस्टिस ने आमिर की अपील के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट की मंजूरी दे दी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग के लिए आमिर बुधवार को खुद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत से भी मिले थे। करने वाले मैं दोनों साथियों को मैं बधाई देना चाहूँगा कि देश ही सही, परंतु आखिर में आमिर खान साहब ने उनकी मेहनत को पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर देश के सामने रखा है। इसी के बाद गहलोत सरकार ने चीफ जस्टिस से अपील की और फास्ट ट्रैक कोर्ट को मंजूरी मिल गई। दरअसल आमिर के शो में कन्या भ्रूण हत्या पर 7 साल पहले राजस्थान के कई शहरों में स्टिंग करने वाले पत्रकार मीना शर्मा और श्रीपाल शक्तावत को भी बुलाया गया था। पता चला कि आरोपी डॉक्टर तो अब भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन इन पत्रकारों को कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। आमिर से मिलने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के एनजीओ की बैठक बुलाई। बैठक के बाद ऐलान किया गया कि राजस्थान में कन्या नीति बनेगी। तमाम महिलाओं को, गर्ल्स को क्या क्या फ्यूचर के अंदर किस दिशा में सरकार की सोच रहे, वो एक प्रकार निश्चित हो जाए। आमिर ने आवाज लगाई तो बदलाव शुरू हो गया है। अभी कुछ शहरों और राज्यों में शुरुआत हुई है। इंतजार पूरे देश के जागने का है। तो कन्या नीति बन रही है आमिर। बेहद मुझे खुशी हो रही है। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अशोक गहलोत जी का और राजस्थान के चीफ जस्टिस का कि उन्होंने इतने जल्दी इस पे निर्णय लिया और इतने जल्दी उन्होंने ये कदम उठाया। ये बहुत ही कमाल की बात है। सलाम करना चाहूँगा मैं उन्हें और देश का हर नागरिक उनको सलाम करेगा, क्योंकि पता चलते ही उन्होंने फ़ौरन ये सारे कदम उठा लिए। देश ने देखी आपकी ताकत और आपने देखी कि आपकी आवाज पर कितनी ताकत देश की हो सकती है। देश की ताकत नहीं, ये मेरी ताकत अकेले की नहीं है। आप ये याद रखें कि इस जो मैंने गुजारिश की थी, इसमें देश भर के लोग मेरे साथ थे। देश भर का सपोर्ट था मेरे साथ इस रिक्वेस्ट में। तो ये लेकिन मामला देखिए कब का था। जी हाँ, शक्तावत जी पर देखिए क्या बीती। वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रीपाल शक्तावत साहब। इस फैसले के बाद पहली बार आमिर खान बात करेंगे श्रीपाल शक्तावत जी से। शक्तावत जी, स्वागत है आपका और मुबारकबाद आपको। श्रीपाल जी नमस्कार। नमस्कार आमिर साहब। श्रीपाल जी, मुझे बताइए कि हम लोग जब जयपुर में मिले थे, जब मैं अशोक जी से भी मिलने आया था, उसके बाद अशोक जी से मिलने के बाद मैं आपसे मिला और उस वक्त आपको ये उम्मीद थी कि इतना जल्दी ये निर्णय हो जाएगा और फास्ट ट्रैक कोर्ट सीएम साहब और चीफ जस्टिस जी इतना जल्दी अनाउंसमेंट भी कर लेंगे। 7 साल से आप लोग चाह रहे थे ये बात, आपको इस वक्त कैसा लग रहा है? आमिर जी, मैं बेहद भाव विभोर हूँ, क्योंकि 7 साल से जो हमारा संघर्ष था वो अब खत्म होता नजर आ रहा है। आपसे जब मेरी बात हुई थी, आपने मुझसे ये पूछा था कि आपको क्या उम्मीद है। मुझे कतई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि राजनेताओं का चरित्र मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। 7 साल से इनकी चौखटों पे मैं भटकता रहा, सामाजिक संगठन इनके पास जाते रहे, हम तमाम दलीलें देते रहे, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं था। आज अगर कोई फैसला हुआ तो इसके लिए अगर मैं सबसे पहले आभार जताऊंगा तो आपका, और आपकी वजह से पूरा देश हमारे साथ खड़ा हुआ। इसलिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ, पूरे देश का कृतज्ञ हूँ। और मुझे अब लगता है कि 7 साल का जो हमारा संघर्ष था वो शायद इसलिए था कि एक बड़ा मुद्दा बने, पूरे देश में एक लहर पैदा हो, और आपने सत्यमेव जयते ने ये लहर पैदा की है। आज हर कोई सोच रहा है कि लड़कियों को अब हर हाल में बचाना चाहिए। आमिर जी, श्रीपाल जी, मैं दोहराना चाहूँगा, आप भी कह रहे थे किशोर जी, मैं दोहराना चाहूँगा। देखिए, मैं सिर्फ एक जरिया हूँ और ये ऊपर वाले का करम है कि मुझे ये एक क्वालिटी दी है कि मैं किसी चीज़ पर रोशनी डाल सकता हूँ। ये लोगों का प्यार है और इसमें जो काम आपने किया है 7 साल पहले वो अहम है, और जो लोग जुड़े हैं इसमें वो अहम है। और मुझे लगता है कि हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि अशोक जी और चीफ जस्टिस साहब ने बहुत जल्दी निर्णय लिया, और हमें इस बात की इज्जत करनी चाहिए, इस बात की हमें इसकी वैल्यू पूरी तरह से करनी चाहिए। ये छोटा काम नहीं है। उन्होंने बिल्कुल देर नहीं लगाई, उनको बात सही लगी, उन्होंने फ़ौरन कदम उठाया
और मैं दोबारा उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये हमें दिखाता है कि हमारे जो नेता हैं वो जल्द रिस्पॉन्ड करते हैं। ये हमें नजर आ रहा है। शिवपाल जी की जो अभी भी थोड़ी बहुत निराशा है या अभी काफी निराशा है राजनेताओं को लेकर, उसे आप एक आशा में बदलना चाहते हैं, और ये देश में भी जो निराशा है उसको भी आशा में बदलना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए मैं हमेशा सोचता हूँ ये कि मैं एकदम पॉजिटिव किस्म का इंसान हूँ और मैं हर इंसान में अच्छाई देखता हूँ। हर इंसान में अच्छाई और बुराई है, मुझ में भी अच्छाई और बुराई है, हर इंसान में है। तो मैं हर इंसान की अच्छाई देखता हूँ और हमें वही देखना चाहिए, और अच्छाई से ही अच्छाई आगे बढ़ती है, ये मेरा मानना है। शक्तावत जी को याद दिला दें। हाँ शक्तावत जी, मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ। आपको याद होगा जब हमारी टीम पहली दफ़ा आपसे मिली थी तो उन्होंने आपका इंटरव्यू लिया था, और उस वक्त आपने बताया था कि आप तब ये नहीं बताया था कि ये किस लिए इंटरव्यू। हाँ, उस वक्त आपको ये नहीं पता था कि ये इंटरव्यू मैं देखने वाला हूँ और या ये प्रोग्राम बन रहा है, ये मेरे प्रोग्राम के लिए है। और उस वक्त आप काफ़ी भावुक हुए थे, बड़े इमोशनल हुए थे उस वक्त इंटरव्यू देते समय, और जब मैंने आपका वो इंटरव्यू देखा था मेरे भी आंखों में आंसू आ गए थे। ये एक अरसे कुछ महीनों पहले की बात है, और अब इस अरसे के बाद वो इंटरव्यू है, तो वो दिखाइए, मैं भी देखना चाहूंगा, श्रीपाल जी को भी दिखाएंगे वो इंटरव्यू। शक्तावत जी, वो इंटरव्यू देख लेते हैं। जब एक टीम आई थी आपके पास कि हम कन्या भ्रूण हत्या पर कुछ काम कर रहे हैं, आपका इंटरव्यू लिया था, तब ये नहीं पता था आपको कि ये आमिर खान साहब की तरफ से आई है और सत्यमेव जयते जैसा कुछ प्रोग्राम बनने वाला है। देखते हैं शक्तावत साहब ने उस वक्त क्या कहा था। आज हम लड़ रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पर लड़ रहे हैं। हर तारीख पर मैं जाता हूं तो मुझे लगता है कि मैं अपने बच्चों के पेट के हिस्से की ब्रेड या दूध में कटौती करके हर तारीख पे 3,000-5,000 रुपये खर्च करता हूं। तो कई बार ऐसा लगता है कि फैमिली उसको सफ़र कर रही है, लेकिन मैं इस मामले में खुशनसीब हूँ कि मेरी बीवी ने मुझे इसमें डिगने नहीं दिया, परिवार ने कभी शिकायत नहीं की। यहाँ तक कि बेरोज़गारी में भी आपको ताजुब होगा कि कई लोगों ने मुझे फीड किया, दोस्तों ने फीड किया कि जब भी आपके पास पैसे हों आप दे दीजिए, लेकिन कोई 15,000 रुपये जमा करवा रहा था, कोई 10,000 जमा करवा रहा था, और हम किसी भी तरह से इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। आमिर, ये स्थिति थी और ये पलट गया है। शक्तावत जी, याद है आपको? जी बिल्कुल, मैं उस अतीत में अब नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैंने बहुत भुगता है किशोर जी, आमिर साहब। 7 साल तक मैं ये संघर्ष करता रहा। अब मुझे अच्छा सिर्फ यही लगता है कि कम से कम एक सुखद अंत की तरफ हम जा रहे हैं। एक अलग जो जगह थी वो अब अंजाम की तरफ जा रही है। मैं आपको एक बात बताऊं कि इस दौरान मैंने उस माँ को खो दिया जिसने मुझे जज्बात दिए थे, जिसने पहली बार मुझे ये एहसास कराया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो मेरी माँ न बोल सकती थी न सुन सकती थी। वो मुझे बताती थी कि पीछे जो कुआं है, ये गांव है राजस्थान के झुंझुनू जिले का मोहनवाड़ी, उस कुएं को दिखा करके वो कहती थी कि यहाँ पर लड़कियों को मार कर गिरा दिया जाता है, अंदर डाल दिया जाता है, तुम इधर मत जाया करो। और वो जो बचपन में जो माहौल देखा था, उसी ने मुझे कहीं एक रास्ता दिखाया था। और जब बेटी हुई मुझे, और जब मैंने डॉक्टरों का चरित्र देखा, डॉक्टरों का चेहरा देखा, और उसी वक्त अच्छे डॉक्टरों से मेरी मुलाकात हुई, तब मुझे लगा कि इस पर कोई काम करना चाहिए। और मीना शर्मा जब मेरे संपर्क में आई, हम मिले, तो मेरा पहला ही सवाल था कि क्या हम किसी सोशल इशू पर स्टिंग कर सकते हैं, और उसका पहले ही उसमें जवाब था कि बिल्कुल हम करेंगे और पूरे उसके साथ करेंगे। मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है किशोर जी कि मैंने उसी माँ को कानूनी लड़ाई लड़ते हुए खो दिया। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील से मैं जब बात कर रहा था, रात के 11:30 बजे थे, एक डीवाईएसपी राम सिंह शेखावत मेरे साथ थे। मेरी पत्नी लगातार फोन करती रही कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, और मैं वहां पर वकील से बात करता रहा। और जब घर लौटा तो पता चला कि माँ अंतिम सांस ले रही है, उसका हार्ट अटैक हो गया है। और कुछ ही क्षणों में मैंने अपनी माँ को, उसी माँ को खो दिया जिसने मेरे जज्बात जगाए थे। कुछ ही क्षणों में मैंने अपनी माँ को, उसी माँ को खो दिया जिसने मेरे जज्बात जगाए थे।
शेखावत जी, लेकिन आपको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और जिस बहादुरी के साथ आपने काम किया है, जिस हिम्मत के साथ आपने काम किया है, हम सब, पूरा देश जो है आपको सलाम करता है इसके लिए। और आशीर्वाद माँ का साथ है ही, अब भी है, आगे भी रहेगा। अब बढ़ते हैं आमिर उस कहानी की तरफ जो सत्यमेव जयते में शामिल न हो सकी, लेकिन उस कहानी में भी फिर तब्दीली की कहानी आई है। अच्छा। जैसा शेखावत जी ने कहा कि वो अतीत में नहीं जाना चाहेंगे। अनामिका, वो कहानी जिसमें अनामिका के पति में वो तब्दीली नहीं आ पाई थी जो सत्यमेव जयते देखने के बाद आई है। वो स्टार न्यूज के पास आए, उन्होंने बात की और क्या तब्दीली आई है देख लेते हैं असर। आमिर ने अपने शो में कुछ जानी पहचानी हकीकत बताई तो एक अनकही दर्द भरी दास्तां भी सामने लाए। आपको मिलाता हूं एक और मां से, अनामिका। सबने बोल दिया अबॉर्शन करा दो, कोई ज़रूरत नहीं है रखने की, करा दो। तो मैं बहुत बोला, मैंने कहा देख लो, अभी सोच लो, तुमने मुझसे कुछ कहा था उस चीज़ के बारे में तो सोचो कि तुमने मेरे से इतनी बार प्रॉमिस किया था, मेरा विश्वास टूट जाएगा। कह रहे इसमें विश्वास की क्या बात है, तुम्हें इतनी सी अकल नहीं है कि अगर बेटी है तो एक है ही पहले से, और क्या लाइन लगाओगी घर में। अनामिका का दर्द समाज की हर उस महिला का दर्द है जिस पर सिर्फ लड़के पैदा करने के लिए दबाव डाला जाता है। अनामिका के दर्द को देखकर और सुनकर उनके पति में भी बड़ा बदलाव आया। पछतावा तो होता ही है, लेकिन रियल तो मैं तभी समझ पाया जब मैंने उस वीडियो को देखा जो इंटरव्यू इनका शूट हुआ है। उससे पहले तो मैं उतना नहीं समझ पा रहा था, बोलना चाहती थी, कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शायद सुन नहीं पा रहा था। अनामिका ने शो पर दर्द बयां किया। इस दर्द को उसने अपने पति को कई बार बताने की कोशिश की, लेकिन वो सुन नहीं पाए। ओटी में लेके गए, वहाँ पे जब काफी देर तक पेन होते रहे, जब वो बच्चा बाहर आके निकला तो यहाँ पे मुझे पुश किया गया पेट पे। और जब वो बच्चा बाहर निकला, एक ट्रे जैसे होती है, कुछ स्टील की थी, उस पे आगे उसकी जो आवाज हुई ना, ऐसे टन जैसे होती है, कोई चीज स्टील के बर्तन पे आके कुछ डाल दे, प्याज वगैरह जैसे कुछ डाल दो उस पर, मोटी चीज। वो चीज मेरे आज भी अगर मैं ध्यान से उसे सोचती हूँ ना, काम करते हुए भी कई बार बर्तन में भी आवाज हो जाती है, मुझे वही चीज याद आ जाती है तुरंत। आमिर के शो के जरिए जब अनामिका को बोलने का मौका मिला तो समाज के दिए दर्द की टीस सुनाई पड़ी। कुछ इस तरह कि इसका असर टीस देने वालों को भी हुआ। नहीं, एहसास तो मुझे जब ऑपरेशन थिएटर में एबॉर्शन हुआ था तभी हो गया था, क्योंकि मैं तभी डिसीजन ले लिया था कि मैं दोबारा इस प्रोसेस से कभी नहीं गुजरूंगा। जो हो गया लास्ट टाइम हो गया, लेकिन शो देखने के बाद एहसास हुआ कि और भी पता नहीं कितनी औरतें इसी प्रोसेस से गुजर रही रोजाना। आप अपनी पत्नी को कुछ कहना चाहेंगे आज? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो हुआ उसके लिए तो मुझे माफ़ कर दे, लेकिन आगे से वो भी जानती है कि ऐसा होने वाला नहीं है अब। आमिर खान ने सत्यमेव जयते में दर्द को महसूस कर उसे सादगी के साथ पेश किया। गर्भपात पर महिला की कसक, उसके आंसू, उसकी सोच इस तरह से पहले कभी सामने नहीं आए। क्या था वो मुझे नहीं पता, बट जो भी था मुझे अब तक ऐसा याद है बिल्कुल। उसके ऐसे हाथ यूं, दोनों पैर यूं मुड़े हुए थे उसके, ऐसे यूं, और ऐसे शेप थी उसकी आंखें जैसे यूं बंद करके, ये ऐसे पलके नहीं थी, बस स्किन थी ऐसे, और नाक की उभरी हुई जगह, मुंह की उभरी हुई जगह। मैं पागल हो गई थी उसे देख के, बिल्कुल मेरा ऐसा दिमाग हो गया था कि मुझे ये समझ नहीं आता था मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। ये आमिर खान की सत्यमेव जयते का ही असर है कि अब आंखें खुल रही हैं, दर्द देने वाले दर्द का एहसास कर रहे हैं और साथ में दूसरों को उनकी गलती ना दोहराने की सलाह भी दे रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत हार्ड प्रोसेस है और इस प्रोसेस में बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अगर वो भले ही मन से कुछ ना बोले या बाहर पति के डर से या कुछ भी कैसे कुछ ना बोल पाए, लेकिन अंदर ही अंदर वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उसमें कुछ नहीं बचता। ये वो कहानी है आमिर जो शो में शामिल नहीं हो पाई, लेकिन फिर स्टार न्यूज़ पर
दिखाई गई और उसका भी असर हुआ। हाँ, तो ये सिर्फ शो की बात नहीं है। देखिए, ये इतनी बड़ी बात है कि एक शौहर जो है जब उसमें एक बदलाव आता है वो भी सामने से आके माफ़ी मांगता है। वो कह रहा कि वो कहना चाह रही थी, वो कहती थी, मैं नहीं सुनता था, मैं नहीं सुन पा रहा था। तो ये लेकिन आज ये समझे हैं और मुझे खुशी है इस बात की कि देखिए, इंसान से गलती होती, लेकिन जब आप उस गलती का एहसास होता है आपको, और आप वाकई एहसास होता है और आपके दिल में आपको बुरा लगता है कि आपने कुछ गलत काम किया, उसके लिए आप दिल से माफ़ी मांगते हैं, तो ऊपर वाला भी आपको माफ़ कर देता है। और इंसान से गलती होती है और इंसान फिर बदलता भी है। और मुझे खुशी है कि हमारे दोस्त जो हैं उनमें इतना बदलाव आया है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। जब दिल पर लगेगी तभी बात बनेगी। कुछ बात बनती नजर आ रही है। सरकार लेकिन क्या करेगी, क्या कर रही है? हम लोग बदल रहे हैं, दिख रहा है, देश बदल रहा है, देश आवाज सुन रहा है, लोग अपनों की आवाज सुन रहे हैं, लोग गैरों की आवाज सुन रहे हैं। आमिर खान ने जो आवाज दी है वो आगे बढ़ रही है। हमारे साथ महिला कल्याण मंत्री, केंद्रीय महिला कल्याण मंत्री कृष्णा तीरथ जी जुड़ रही हैं और हमारे साथ मेडिकल काउंसिल महाराष्ट्र के चेयरमैन किशोर तावरी साहब जुड़ रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि अभी और बहुत सी कहानियां हैं और वो जो पैसा जो देश ने जोड़ा है इस शो के जरिए वो भी इस न्यायालय तक पहुंचाना है। वो जो राशि मंगवाई गई थी, जो जुटी है देश भर से। डॉक्टर कुलकर्णी जो स्नेहालय से हैं, आपको मैं बताऊं डॉक्टर कुलकर्णी, ये आज सुबह 12 बजे तक 21 लाख रुपए जमा हुए देश भर के लोगों ने। 31 जी हाँ, 31 लाख से कुछ ज्यादा ही रकम है जो इकट्ठा हुई है, देश भर के लोगों ने भेजी है SMS के जरिए और चेक्स के जरिए वगैरह। ये अभी सिर्फ 12 बजे तक की, आज तक। जी हाँ, तो ये जैसे जैसे आता रहेगा हम आपको देते रहेंगे। ये हमारी तरफ से आप स्वीकार करिए। थैंक यू सर। और इसके साथ साथ रिलायंस फाउंडेशन ने भी इतनी ही रकम, 31 लाख से ज़्यादा जो रकम बनी है, उतनी ही रकम, मैचिंग रकम रिलायंस फाउंडेशन ने भी आपको दी है। हमारे उनकी तरफ से, हमारी तरफ से स्वीकार करिए। और जैसे जैसे लोग, अभी तो सिर्फ 4-5 ही दिन हुए हैं और आज 12 बजे तक की ये रकम है, तो जैसे जैसे आते रहेंगे हम आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और किशोर जी, मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि देखिए, ये जो क्षेत्र है इसमें तो मैंने ये एक प्रोग्राम किया है पिछले 2 साल से, हमारी टीम इस पर रिसर्च करके ये इस मुद्दे पर हमने रोशनी डाली है। लेकिन मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा दर्शकों को कि बहुत सारे लोग देश भर में कुलकर्णी साहब की तरह हैं, जो NGOs चला रहे हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, जो 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन उस एक मुद्दे के साथ लगे रहते हैं। और ऐसे लोग जो हैं सोल्जर्स, ग्राउंड सोल्जर्स, ये मेन काम सालों से 10, 20, 30, 50 सालों से ये लोग ये काम कर रहे हैं। और उनका हौसला देख। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कुल मिलाकर 63,24,256 रुपए अभी तक रिलायंस फाउंडेशन का चेक मिलाकर। आप लोग ऐसे ही बेहतर अच्छा काम करते रहिए और आप जैसे जितने NGOs हैं देश भर में जो अच्छा काम कर रहे हैं, हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। आप जिस किस्म का काम कर रहे हैं, जितने एक्टिविस्ट हैं इस क्षेत्र में, और भी सारे जो हमारे मुद्दे हर हफ्ते आएंगे, मैं बताना चाहूँगा कि सर, हर मुद्दे के साथ बहुत सारी ज़मीनी तौर पे लोग जुड़े हुए हैं और सालों से काम कर रहे हैं। हम उसमें एक आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। 1 मिनट आभार व्यक्त करने के लिए मैं लेना चाहूँगा आपसे। सबसे पहले तो मैं आमिर जी, आपका, सत्यमेव जयते की टीम का और रिलायंस फाउंडेशन का तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस मुद्दे को भी उठाया और हम जैसी संस्थाओं को भी आपने बहुत उठाया है और देश के सामने हमारा काम आपने लाया है। तो मैं कह रहा हूं कि ये देश में क्रांति सी आ रही है। आप इतने सारे 13 सब्जेक्ट्स को लेकर काम करने वाले, तो देश का हर युवा बहुत बहुत प्रेरित हुआ है आपके इस प्रोग्राम से। और पिछले 4-5 दिन से हम लोग केवल फोन अटेंड कर रहे हैं युवाओं से। हम लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। तो आपने संस्थाओं को बहुत बड़ी युवाओं की ताकत भी दी है। तो इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, न केवल हमारी संस्था की तरफ से, सभी संस्थाओं की तरफ से, सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से। शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देख रहे हैं आमिर असर? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा मैं आपको एक और चीज कहना चाहूंगा किशोर जी, कल मुझे ये चिट्ठी भी आई, ये जो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से। जी हाँ, हेल्थ मिनिस्टर के तरफ से, मिस्टर शेट्टी की तरफ से, श्री सुरेश शेट्टी साहब की तरफ से, ये 4 पन्नों की चिट्ठी है। उसमें
मुझे बड़ा अच्छा लगा ये चिट्ठी पढ़ के। उन्होंने एक तो हमारा जो प्रोग्राम है उसकी तारीफ़ की, उनको बड़ा अच्छा लगा कि जिस तरह से हमने ये प्रोग्राम बनाया, और उन्होंने कहा कि इसका बड़ा असर होगा लोगों पर। और उन्होंने मुझे बताया कि महाराष्ट्र सरकार और उनकी जो मिनिस्ट्री है वो क्या क्या काम कर रही है, और ये पढ़ के मुझे इतना अच्छा लगा कि हमारी सरकार इतना कुछ कर रही है इस क्षेत्र में। और वाकई मतलब जिस तरह से अलग अलग एक्शन लिए जा रहे हैं इस तरह के नर्सिंग होम्स पर, इस तरह के डॉक्टर्स पर, बल्कि महाराष्ट्र में कई सारे डॉक्टर्स अरेस्ट भी हुए हैं जो ये गलत काम कर रहे हैं। और लेकिन आमिर, जो बात शो में भी आई जी कि डॉक्टर्स पर असली एक्शन का जो अधिकार है वो मेडिकल काउंसिल को है, और राज्यों के, और हमारे साथ मेडिकल काउंसिल महाराष्ट्र के किशोर तावड़ी साहब जुड़े हुए हैं। कृष्णा तीरथ जी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, लेकिन पहले किशोर तावड़ी साहब के पास जाएंगे। तावड़ी साहब, ये देखा आपने, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने तो चिट्ठी लिख दी। जी हाँ, उन्होंने लिखी है और उन्होंने बताया कि कितने केसेस हुए हैं, कितने लोग अरेस्ट हुए हैं। और अब जो मेडिकल काउंसिल है, हर राज्य की मेडिकल काउंसिल जो होती है वो डॉक्टर्स की एक एसोसिएशन जैसे होती है, और उनके हाथ में ये बात होती है कि वो डॉक्टर्स पे निगरानी रखें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, और लाइसेंस अगर ज़रूरत पड़े तो लाइसेंस भी जब्त करें। तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि महाराष्ट्र सरकार ने जो जितना एक्शन लिया है, जो मेरे सामने इस वक्त चिट्ठी में मुझे नज़र आ रहा है, तो मेडिकल काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र अब क्या कदम उठाने वाली है इस पर? सबसे पहले तो मैं आमिर खान साहब आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने पूरे देश भर में एक जागरूकता फैलाई इस विषय के बारे में। लेकिन जो बात शो में कही गई थी कि कोई काउंसिल, वो काउंसिल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और रीजनल मेडिकल काउंसिल हो, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कोई भी डॉक्टर पर कार्रवाई करने का अधिकार उस रीजनल मेडिकल काउंसिल का होता है। और शेट्टी साहब ने जो चिट्ठी लिखी है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ में रहकर महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल काम करती है उनके सहयोग से, और हम दोनों मिलकर एक अच्छे कदम कहीं उठाए, जिसमें आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि 5 डॉक्टर को हम पहले ही सस्पेंड कर चुके हैं। पूरे देश भर में ऐसी कार्रवाई करने वाला, माफ कीजिएगा मैं आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ, कोई डॉक्टर किसी का रजिस्ट्रेशन जाएगा, किसी डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन जाएगा, माफ कीजिएगा, ये इस वक्त पूछना बहुत जरूरी है। 5 डॉक्टर के रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर चुके, वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र ऐसा एक पहला प्रदेश है जिसने ये कठोर कदम डॉक्टरों के खिलाफ उठाया है। तो ये मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ में महाराष्ट्र के हम साथ में कदम उठा रहे हैं इस बारे में, और 5 डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन हमने कैंसिल किए हैं फिलहाल, और कई डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन इस प्रकार के जैसे जैसे जो प्रोसीजरल जो कदम उठाने होते हैं, उठाने के बाद में हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। 5 डॉक्टर के ऑलरेडी हो चुके हैं। आमिर कुछ कहना चाह रहे हैं, आमिर कुछ कहना चाह रहे हैं, आमिर कुछ कहना चाह रहे हैं। मेरा एक सवाल है आपसे कि ये जो 5 डॉक्टर के आपने लाइसेंस कैंसिल किए हैं, ये टेम्पररी कैंसिल किए हैं या परमानेंट कैंसिल किए हैं? एक्ट के हिसाब से ये टेम्पररी 5 वर्षों के लिए कैंसिल किए हैं, क्योंकि कोर्टों में केसेस जारी है। जब भी कोर्ट का फैसला आएगा उसके हिसाब से हम परमानेंटली भी कैंसिल कर सकते हैं। तो फिलहाल कोर्टों में केस चालू होने के बावजूद भी हमने इनके डॉक्टर्स के लाइसेंस कैंसिल किए हैं। लेकिन जी हाँ, तो मेरी आपसे ये विनती है कि देखिए, ये जब तक ये एकदम स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं जाएगा आप लोगों की तरफ से, तब तक इसका इतना असर नहीं होगा। तो मेरी आपसे विनती ये है कि इस वक्त तो आपने 5 डॉक्टरों के लाइसेंस कैंसिल नहीं हुए, सस्पेंड हुए हैं। तो अगर वो आपको लगता है कि वाकई वो ये काम कर रहे थे, और ये प्रूव हो जाता है कि वो काम ये कर रहे थे, और अदालत भी ये कहती है कि वो काम कर रहे थे, गलत काम, कानून तोड़ रहे थे, और ये भी पूछना चाहेंगे ये 5 सस्पेंड कब किए आपने? इसको लगभग 6 महीने हो चुके हैं। इस शो के बाद में नहीं हुए, शो के पहले ही कर चुके हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं खुद रेडियोलॉजिस्ट हूँ, सोनोलॉजिस्ट हूँ, और इस देश के रेडियोलॉजी का एसोसिएशन का अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। इसलिए गत 10 वर्षों से हम ये काम करते आ रहे हैं कि लोगों को, डॉक्टरों को जागरूक करें इस बारे में। लेकिन इस शो के वजह से डॉक्टरों को भी थोड़ी चेतना आई है। जो गलत काम करते हैं उनको डर भी लगेगा, और जो अच्छे डॉक्टर्स हैं उनको बढ़ावा भी हम देना चाहते हैं। क्योंकि मैं बता दूं कि अल्ट्रासाउंड साइंस सिर्फ इसके लिए नहीं होता है, 90% अल्ट्रासाउंड अलग होता है। तो मैं ये भी चाहता हूं कि उनको भी बढ़ावा मिले।
तो इस प्रकार के काम हम, हमारी एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, डॉक्टरों में चेतना हरदम लाने का प्रयास करते हैं। उनको अलग अलग चीज़ों से एक्ट के हिसाब से बताते हैं कि ये गलत काम है, ये तो हम करते आ रहे हैं। डॉक्टर तौरी जी, डॉक्टर तौरी, वो अभी जो देश ने जो चेहरा दिखाया है, एक्चुअली यहाँ डॉक्टर साहब, मैं आपको दो चीजें मैं कहना चाहूंगा। एक तो ये कि सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि गलती सबसे पहले किसकी होती है? डॉक्टर की नहीं होती। सबसे पहले गलती होती है हमारी। जो आम आदमी होता है वो जाता है डॉक्टर के पास और कहता है कि भाई मेरे पेट में या मेरी बीवी के पेट में जो बच्चा है उसका सेक्स मुझे बताओ, लड़का है कि लड़की है। तो सबसे पहला जो गलत काम करते हैं वो हम ऐसा करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन मैं पूरी कर दूं बात तो, लेकिन उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो अगर डॉक्टर भी करता है ये, वो भी जुड़ता है, तो फिर वो दूसरा, ही इज अ सेकंड पर्सन, वो दूसरा आदमी है जो इसके साथ जुड़ रहा है, जो कर रहा है। पहल हम करते हैं। तो मेरा ये कहना है दर्शकों को, जैसे मैंने शो पर भी कहा कि अगर मैं चाह रहा हूं कि आप कुछ करें, तो मैं क्या चाह रहा हूं कि हम क्या करें, आप और हम सब क्या करें। मैं ये नहीं चाह रहा हूं कि हम हिमालय चढ़ जाएं या हम कुछ धरने पे बैठ जाएं, नहीं, मैं ये चाह रहा हूं कि हम सब ये कसम खाएं कि मैं नहीं करूंगा जी, मैं नहीं करूंगा, मेरे परिवार में मैं ये नहीं होने दूंगा। अगर हम ही ये फैसला कर लें कि हम नहीं करेंगे, तो डॉक्टर क्या कर सकते हैं इसमें? डॉक्टर तो तभी करेंगे जब हम उनके पास जाएंगे। अब जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ये गलत रिक्वेस्ट लेके, तब डॉक्टर को ना बोलना चाहिए। और अगर डॉक्टर साथ में आता है, सुपारी लेता है, मैं ये सुपारी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि अगर वो ये गलत काम करता है, तब उसके साथ जरा भी आपको लीनियंसी नहीं दिखानी चाहिए, कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि आप ही वो एक मतलब एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। अभी तक एक भी डॉक्टर का परमानेंटली लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ है। और अगर कितने कानून आप गिना दीजिए, लेकिन असल हकीकत यह है तौरी साहब कि एक भी डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ है, सस्पेंड आपने किए हैं, बहुत अच्छी बात है, आप इंतजार कर रहे हैं। अगर डॉक्टर ऐसा करे तो हमें उम्मीद है कि आप सख्त कदम उठाएंगे, हमें आपसे ये उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर किशोर तौरी हमारे साथ थे, मेडिकल काउंसिल महाराष्ट्र के। अब बढ़ते हैं उस कहानी पर जहां से उम्मीद दिखी थी। कृष्णा तीरथ जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, महिला कल्याण मंत्री केंद्र सरकार की। लेकिन नवा शहर देख लेते हैं। नवा शहर में जो बुनियाद रखी गई थी, आज आमिर वहां पर, ये फिर दोहराने की जरूरत है कि आज वहां जिला प्रशासन पर महिलाओं का राज है। हर अहम पद पर महिला है नवा शहर में। जो कलेक्टर साहब ने, कृष्ण कुमार जी ने बुनियाद रखी थी, देख लीजिए। जी। पंजाब के द्वाब क्षेत्र का जिला नवा शहर सूबे का ये वो इलाका है जहां के सबसे ज्यादा लोग विदेश में रहते हैं। चंद साल पहले तक इस जिले की गिनती पंजाब के उन बदनाम जिलों में होती थी जो बच्चियों को पैदा होने से पहले ही कोख में मार डालते थे। लेकिन अब लोगों की सोच में बदलाव आ रहा है। हालात और आंकड़े इसके गवाह हैं। 11 साल पहले 2001 में नवा शहर में 1000 की तुलना में 732 लड़कियां थीं। 2011 तक आंकड़ा 898 पहुंच गया, यानी 1000 के मुकाबले 898 लड़कियां। आज की लेटेस्ट फिगर्स 2012 की ऑलरेडी 975 क्रॉस कर चुकी। डीसी ऑफिस से कॉल्स जाते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ को जिनका बर्थ रजिस्टर करती है एएनएम्स विलेज लेवल पे। हर एक प्रेगनेंसी के बारे में जब कोई कॉल जाती है तो लोगों को डर है कि अगर हम 4th या 5th मंथ में सेक्स डिटर्मिनेशन के बाद अबॉर्शन कराएंगे तो वो नोटिस में आ जाएगी। आमिर खान ने सत्यमेव जयते शो में इसी गांव का जिक्र किया था। यहाँ लड़कियों की संख्या बहुत कम हो चुकी थी। 2005 में इस डिस्ट्रिक्ट का चार्ज श्री कृष्ण कुमार ने बतौर डिप्टी कमिश्नर लिया और सबसे पहला मुद्दा उन्होंने उठाया कन्या भ्रूण हत्या का। इस समस्या पर उन्होंने करीब 75 सामाजिक संस्थाओं को साथ लिया। हजारों महिलाएं, पुरुष, कॉलेज के विद्यार्थी इस कैंपेन में शामिल हो गए। बदलाव की इस हवा ने पूरे देश को एक नई मिसाल दी। नवा शहर का जुलाह माजरा गांव, जहां लड़कों और लड़कियों की गिनती बराबर है। 1000 लड़कों पे 1000 लड़कियां। डीसी महिला आईएएस, एसएसपी महिला आईपीएस, एसडीएम एक नहीं दोनों महिलाएं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, नायाब तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर, ड्रग्स इंस्पेक्टर और यहाँ तक कि विधायक भी महिला हैं। जिला स्वास्थ्य और कल्याण अधिकारी, फूड सेफ्टी ऑफिसर और जिला भाषा विभाग के प्रमुख ओहदे पर महिला अधिकारी ही काबिज हैं। जब हम सीनियर पोजीशन पे लेडीज़ को देखते हैं उसमें माइंडसेट में फ़र्क पड़ता है। जब हम उनको देखते हैं सीनियर पोजीशंस पे, बिकॉज
वो डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि खुद वो कितने लोगों को अपने साथ लेके चल सकते हैं। ये एक फोन लाइन से तस्वीर बदली है। जी हाँ, देखिए मुझे लगता है कि जो किशन कुमार जी ने ये पहल उठाई और उनका ये जिनकी ये प्लानिंग थी, उनकी ये कोशिश थी, वो देश में क्यों नहीं हो सकता? पूछें कृष्णा तीरथ जी से। बिल्कुल हो सकता है। कृष्णा तीरथ जी, ये एक फोन लाइन से एक डिस्ट्रिक्ट में ये तस्वीर बदल गई है, देश भर में क्यों नहीं हो सकता? ऐसा है, अगर हम इसको माने तो ये हमें सोशल अवेयरनेस से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हमारे पास बहुत सारे एक्ट हैं, अगर हम देखें तो हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय में पीसीपी एनडीटी एक्ट है, उसके बाद हमारी अपनी स्कीम है जननी सुरक्षा योजना, हेल्थ डिपार्टमेंट की है, जिसमें हम जननी को अगर वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करेगी तो उसको हम जो उसका पैसा है वो मिलेगा। हमारे पास सबला स्कीम है, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना है। और सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कृष्णा जी, ये सारी योजनाएं हैं, ये सारी योजनाएं हैं, लेकिन एक हेल्पलाइन से अगर डिस्ट्रिक्ट नवा शहर में हो सकता है तो ऐसी हेल्पलाइन देश भर में नहीं हो सकती। देखिए, आपका मंत्रालय इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं वही बात कह रही हूँ, डिस्ट्रिक्ट नवा शहर की जो बात की है, मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पे संख्या बड़ी है, और इसीलिए मैं चाहती हूँ, मेरे मन में ये भी है कि जो काम अच्छा करता है, जो जिला जो शहर अच्छा काम करता है, उसकी हम स्टडी कराएं और उस स्टडी को पूरे भारत में हर शहर में हर जिले के लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए बात करें। दूसरा, हम 12th प्लान में ये प्लान कर रहे हैं कि एक हेल्पलाइन फॉर विमेन एंड गर्ल्स के लिए एक बना दें, जो हम 12th 5-year प्लान में प्लान कर रहे हैं, और उसको हम बना देंगे। ऐसा मेरा विश्वास है कि उस हेल्पलाइन का लाभ ये होगा कि पूरे देश भर में किसी की कोई समस्या हो, वो उस हेल्पलाइन को यूज करेगा और उसका फायदा। 12th 5-year प्लान की मैं बात कर रही हूँ, जो अभी बन रहा है, तैयार हो जाएगा, बहुत जल्दी होगा, और सोशल अवेयरनेस देना बहुत जरूरी है। हेल्पलाइन कब से आएगी? एक बात और कहना चाहती हूँ, 12th 5-year प्लान के साथ साथ हम ये प्लान कर रहे हैं कि हेल्पलाइन बन जाए, और ये बनेगी। मेरा विश्वास है तुरंत 5-year प्लान शुरू होते ही ये बन जाएगी। और मैं ये समझती हूँ कि जो हमारा एक महिला सशक्तिकरण है, नेशनल मिशन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, इसके ऊपर हमने पूरे देश भर में, हम जगह जगह शहर शहर में महिला सशक्त करने की बात कर रहे हैं। महिला सशक्त करने का मतलब यह है कि वो आर्थिक रूप से सशक्त हो, वो सामाजिक रूप से सशक्त हो, वो शैक्षणिक रूप से सशक्त हो, और सशक्तता उसमें आए अपने अहम की। जी कृष्णा जी, देखिए कृष्णा जी, ये सब बातें सब जानते हैं, सब समझते हैं कि सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है, लेकिन अभी भी जो आमिर के चेहरे पे मैं पढ़ पा रहा हूं वो ये कि ये जवाब नहीं मिला कि हेल्पलाइन कब आएगी। वो 12th 5-year प्लान आएगा, उसके शुरुआत में मैंने आपसे कहा 12th 5-year प्लान के जैसे शुरू होगा, देश भर में अब आप ये सोचो जैसे शुरू होगा, नहीं तारीख मैं बता दूंगी, जैसे शुरू होगा। मैंने कहा हमारी प्लान हो चुका है, हम आमिर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? एग्जैक्टली डेट तो नहीं, खुशी की बात मैं है कि हमेशा आप लोग ऑलरेडी इस पे जी बताइए। जी कृष्णा जी, ये खुशी की बात है कि आप लोग ये हेल्पलाइन लाने वाले हैं, और मेरी भी आपसे यही गुजारिश होने वाली थी कि हमारे रिसर्च में आया है कि बहुत सारी महिलाएं देश भर में जब उनको ये तकलीफ आती है, उन पे दबाव आता है, तो वो उनको उस वक्त मदद की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। और जाहिर है आपकी मिनिस्ट्री अगर ये फ़ोन लाइन लाती है, हेल्पलाइन लाती है देश भर की महिलाओं के लिए, तो उनको एक बहुत ताकत मिलेगी, उनको एक सपोर्ट मिलेगा कि वो आप तक पहुँच सकें और आपसे मदद मांग सकें उस ऐसे नाजुक मौके पर। आमिर जी, मैं एक बात और बता दूं, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन, जिसको बहुत सारी मिनिस्ट्रीज इसके साथ हैं और प्रधानमंत्री इसको चेयर कर रहे हैं, और स्टेट में हमने स्टेट मिशन बनाया जिसको चीफ मिनिस्टर हेड करेंगे। मेरा मकसद यही था कि हम हर पूरे देश भर के हर जिले की बात की। मैं 1 मिनट आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ कृष्णा जी। हमारे साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब जुड़ रहे हैं इस वक्त फोन लाइन पर। हुड्डा साहब, गुड़गांव में आपकी हेल्पलाइन है, पूरे राज्य में कब होगी? आमिर हमारे साथ हैं। हेलो 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 जी हुड्डा साहब। हेलो हुड्डा साहब आवाज मिल रही है? हाँ, कौन बोल रहे हैं? हेलो हुड्डा साहब, आमिर खान हमारे साथ हैं। हाँ बोलो।
हुड्डा साहब के साथ शायद कोई है जो हमसे बात कर रहा है। हुड्डा साहब, हेलो। नहीं, शायद कनेक्शन ठीक, हाँ शायद कनेक्शन ठीक नहीं हो रहा। अब कृष्णा जी हमारे साथ बनी हुई हैं, लेकिन आमिर, कृष्णा जी ने जो कहा वो एक फिर वही आश्वासन नहीं है। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि हम जब सरकार पे विश्वास दिलाना चाहती हूं, उम्मीद रखते हैं, तो ये हमें ये भी समझना चाहिए कि सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी। मुझे यकीन है कि कृष्णा जी और उनकी मिनिस्ट्री जो है, और जैसे उन्होंने बताया प्रधानमंत्री जी, ये सारे लोग जाहिर है इन बातों को लेकर चिंतित हैं और यकीनन वो इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं और वो काम करते रहेंगे। लेकिन मुझे इस मोड़ पे एक और चीज़ कहनी है कि हर चीज़ के लिए, और ये जो हम जितना जो शो कर रहे हैं सत्य में जयते, इसमें और टोटली 13 टॉपिक्स हैं, अभी 12 और आनी हैं। मैं ये आपसे कहना चाहूँगा, दर्शकों से कहना चाहूँगा, कृष्णा जी मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि ये जितने हमने टॉपिक्स लिए हैं, हमारी ये कोशिश रही है इस प्रोग्राम के जरिए कि हम लोगों से कहें कि हर काम के लिए तुम सरकार की तरफ मत देखो, हर काम के लिए सरकार की तरफ मत देखो। जरूर अगर सरकार कुछ गलत काम कर रही है, आप सवाल उठाएं, आप 10 जवाब मांगे, हमें ये करना भी चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम खुद अंदर अपने आप में देखें कि मैं इसमें अपने आप को कैसे सुधार सकता हूं, और अगर मैं अपने आप को सुधार लूं तो देश की बहुत सारी समस्याएं, जितने हमने 12-13 मुद्दे उठाए हैं, उसमें मेरी ये चाहत है कि मैं पहले अपने आप को देखूं। सरकार भी अपना काम करे, उस पर भी हम जोर डालेंगे, सरकार अपना काम करे, लेकिन पहले हम अपने आप पे डालें, अपने आप को बदलना है। मैं फिर रोक रहा हूं, आमिर जी, हुड्डा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं और वो आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। नमस्कार हुड्डा साहब। नमस्कार जी, नमस्कार हुड्डा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। नमस्कार नमस्कार। आप हुड्डा साहब से पूछिए ना कुछ, वो चुप हो जाते हैं। जी, मैंने पूछिए। हुड्डा साहब, गुड़गांव में हेल्पलाइन है, राज्यों में कब, राज्य के बाकी जिलों में कब होगी? नहीं, हमारे तो यहाँ बहुत सारे इलाके में है, मेवात में भी है और जगह भी हम बहुत तेजी से कार्य कर रहे हैं। और सवाल इस बात का है, जो आमिर जी ने जो मुद्दा उठाया है, आपने सत्यमेव जयते देखा? हाँ, तो मैंने थोड़ा सा देखा और सुना भी है, लेकिन ये जो मुद्दा है ये आमिर जी ने उठाया, मैं इस बात की इनको बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा मुद्दा था और ठीक समय पे उठाया है। भ्रूण हत्या एक सामाजिक कृति है और इससे हमारा सबका सिर झुकता है, लेकिन केवल कानूनी उपायों से इस पर काबू नहीं पाया जा सकता है। अब जैसे हरियाणा सरकार का मतलब PNDT एक्ट बनाया है, सख्ती से लागू कर रहे हैं हम, और उसमें कोई आपकी 31 जो है कन्विक्शन भी हो चुकी और चल रहे हैं, लेकिन ये जो है दोषी लोगों को सजा दी जा रही है और बाकी कदम उठाने चाहिए कि ये सबसे महत्वपूर्ण है हमारी मानसिकता। लेकिन अभी भी सेक्स रेशो हरियाणा का काफी कम है। मेरी बात सुनिए आप, सबसे पहले महत्वपूर्ण है हमारी मानसिकता और कन्याओं के साथ तथा महिलाओं के प्रति हमारा रवैया, इसमें बदलाव की जरूरत है और उसके लिए हमने बहुत सारे कदम उठाए हैं। जैसे लाडली स्कीम शुरू की है, परिवार में दूसरी लड़की के जन्म पर 5 साल तक 5,000 रुपया हम जमा कराते हैं हर वर्ष, ताकि उनको अपने आप बोझ ना समझें। लाडली सामाजिक सुरक्षा पेंशन शुरू की है हमने। जिस माँ बाप की संतान केवल लड़कियां हैं, उन्हें 45 साल की उम्र में 500 रुपए प्रति माह जो है हम और पेंशन देना शुरू करते हैं दोनों को। इसी प्रकार से इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना है, जो दलित हैं, गरीब आदमी हैं उनको। लेकिन सत्यमेव जयते में जो कुरुक्षेत्र के लड़के दिखे थे, कुरुक्षेत्र के हरियाणा के ही लड़के थे जिनको, अरे भाई मेरी बात बहुएं नहीं मिल रही हैं। मैं कह चुका हूं, साहब कह रहे हैं और मैं उनकी बात से सहमत हूं, कृष्णा जी की बात से भी सहमत हूं। जो सरकार मेरे हिसाब से अपने जगह पे बहुत कोशिशें कर रही है, वो कानून लागू कर सकती है। देखिए, कन्या भ्रूण हत्या एक ऐसा जुर्म है जो आप अपने घर में, अपने बेडरूम में उसका फैसला करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं। अब सरकार आपको हर घर में, हर बेडरूम में थोड़ी पुलिस वाला खड़ा करेगी ये सुनने के लिए कि आप ये कानून कब तोड़ने वाले हैं। तो ये जिम्मेदारी तो पहले हमारी होती है, ये मेरा मानना है। पहले जिम्मेदारी हमारी है, ये है असल में, इस असर में से सीखने की बात या सत्यमेव जयते में से समझने की बात। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर डॉक्टर किशोर तिवारी आपका।
शक्तावत जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कृष्णा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हुड्डा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर, अब 11 बजे फिर स्टार प्लस पर रविवार को सत्यमेव जयते। तो याद रखिए, सत्यमेव जयते रविवार स्टार प्लस पर 11 बजे और सत्यमेव जयते का असर सानी उस पर